नमस्कार। कोचिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की तरफ से आज से लेकर 26 तारीख तक साप्ताहिक संकाय संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय है हरित साहित्य, हिंदी और मलयालम। इसमें देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से प्रतिभागी लोग भाग ले रहे हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में केरल से और केरल के बाहर से भी ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ भी जुड़ रहे हैं। हिंदी के मशहूर समकालीन कवि उदय प्रकाश जी, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र जी, डॉक्टर जी मधुसूदनन जी, प्रोफेसर जानसी जेम्स जी, प्रोफेसर सी राजेंद्रन जी, प्रोफेसर एन प्रशांत कुमार जी, प्रोफेसर एस तंगमणि अम्मा जी, E.V. राजगोपालन जी, प्रोफेसर शांति नायर जी, प्रोफेसर E.V. रामकृष्णन जी, प्रोफेसर संजीव कुमार जी, प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल जी, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी आदि विद्वजन विभिन्न सत्रों में व्याख्यान दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इन व्याख्यानों से विषय के विविध आयाम खुल जाएंगे। इससे नई वैचारिकता का प्रचार प्रसार अवश्य हो जाएगा। समाज को सकारात्मक गतिशीलता प्रदान करने में ही ये व्याख्यान माला सफल निकलेगी। इस उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी हिंदी प्रेमी सज्जनों का सविनय स्वागत करते हैं। औपचारिक स्वागत भाषण देने के लिए हमारे विभाग की सह आचार्य डॉक्टर प्रणीता जी उपस्थित है। तहे दिल से स्वागत भाषण देने हेतु हम उनका सहर्ष स्वागत करते हैं। उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, सबको मेरा नमस्कार। AICTE द्वारा स्पॉन्सर्ड हिंदी एवं मलयालम ग्रीन लिटरेचर विषय पर आयोजित अटल FGP के उद्घाटन के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और हमारे संस्थान के लिए, हमारे विभाग के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण वेला है। तो इस शुभ वेला में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करना मेरा दायित्व है। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों की ओर से उद्घाटनकर्ता आप इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री उदय प्रकाश जी का सविनय सहर्ष स्वागत करती हूँ। केरल के पाठकों के लिए वे किसी भी प्रकार की परिचय की मोहताज नहीं है। वे हिंदी के महान कवि, कथाकार, अनुवादक हैं। उन्होंने प्रशासक, संपादक, शोधकर्ता, टीवी निदेशक और अध्यापक के रूप में काम किया है। वे विद्वान के रूप में प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं। हम लोगों के लिए और हमारे विभाग के लिए ये सम्मान की बात है कि वे अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है। और इस कार्यक्रम का अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकरन हेब्बारिलत जी हैं। वे इस FGP का कोऑर्डिनेटर भी हैं। उनका मैं औपचारिकतावश इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों की ओर से तहे दिल से स्वागत है। इस अवसर पर हिंदी विभाग की माननीय अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर के अजिता जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। व्यस्ततावश वे इसमें जुड़ न पाई है, फिर भी मैं उसका स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ हिंदी विभाग के एमरिटस प्रोफेसर एवं कुसैट सिंडिकेट मेंबर डॉक्टर आशीष धरन जी को भी मैं इस अवसर पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस अवसर पर आशीष वचन के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर उषा के अरविंद जी। वे स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के निदेशक हैं। मैडम, वी आर ट्रूली डिलाइटेड विद योर प्रेजेंस। आशीष वचन के लिए विभाग के अलमिनी के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर VG गोपाल कृष्णन जी हमारे साथ हैं। सर, आपका सादर सहर्ष स्वागत है। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अनीश जी हैं। उनका भी मैं
तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कुसैट हिंदी विभाग के सम्मानित अध्यापकगण, छात्रगण, अलुमिनी के सदस्य, अन्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों से हमसे जुड़े अध्यापक बंधुओं, छात्रों और अन्य मित्रों, सभी का स्वागत करती हुई मैं विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है डॉक्टर प्रभाकरन हेब्बार इल्लत जी। वे हमारे विभाग के सह आचार्य है। आगे अध्यक्ष भाषण के लिए सर जी को सादर आमंत्रित करते हैं। तो मेरा सादर नमन। अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हिंदी विभाग कुसैट की तरफ से 5 दिवसीय पूर्णकालिक संकाय संवर्धन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हमारे विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर के अजिता जी की अनुपस्थिति में अध्यक्षता का पद मुझे संभालना पड़ रहा है। प्रतावश मैडम अभी भाग नहीं ले पा रही है। इस विषय का खास महत्व है वो हम जानते हैं कि हाल ही में ग्लासगो में संपन्न पर्यावरणीय शिखर सम्मेलन में एक ऐसा नारा बुलंद था कि सभी लोग जानते हैं, यदि अब नहीं तो कभी नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम पर्यावरण को अब नहीं बचा पाएंगे तो फिर कभी ये संभव भी नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ सवाल तो ये है कि प्रमुख सवाल ये है कि आगामी हमारी पीढ़ी इस संसार में जिए या न जिए। केवल मनुष्य को लेकर की चिंता मात्र नहीं है वो, मनुष्य इतर जितने सारे अन्य जैविक अजैविक हैं, मैं उन्हें जीव रूप नाम से संबोधित करना चाहूंगा, वे इस संसार में रहे या न रहे। एक प्रकार से मनुष्य समेत सभी के जैविक अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता हुआ आज का जो जीवन है, आज की जो संस्कृति है, आगे बढ़ती चली जा रही है। बारीकी से विवेचित किए जाने पर मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का सांस्कृतिक विमर्श ही है। पर्यावरणीय विमर्श असल में मृत्यु का विरोध करता है और संसार में अमरत्व की कामना करता है, और इसके साथ ही मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो द्वैतात्मक संबंध अब जो बरकरार है, उसको अद्वैतात्मक संबंध में भावपरक प्रेमपूर्ण स्नेह भावपूर्ण संबंध के रूप में परिवर्तित करने का जो मुद्दा है आगे बढ़ाता है। तो हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम का मूल मुद्दा ये है हरित साहित्य हिंदी और मलयालम। तो हिंदी और मलयालम की अपनी एक समृद्ध परंपरा रही है और किस प्रकार वे प्रकृति के साथ के संबंधों को ये दोनों साहित्य संबोधित कर रहे हैं, जानने की मशक्कत और इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर की जाएगी। तो पर्यावरणीय बचाव को लेकर व्यापक आंदोलन के लिए भारत हमेशा साक्षी रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और प्लाचमड़ा में जो आंदोलन हुआ था, इसके साथ ही मशहूर माने ख्याति प्राप्त जो साइलेंट वैली आंदोलन है और उसका जो लंबा इतिहास हमारे पास पड़ा हुआ है। इन्हीं आंदोलनों और महान प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज भी हम जिंदा है। तो इसका प्रारंभ जैसे कि हम जानते हैं कि 1962 में रेचल केसन की जो रचना साइलेंट स्प्रिंग हमारे सामने आई और उसमें सब कहीं पसर जाती हुई मृत्यु को लेकर रेचल केसन चिंतित है। इस चिंता को हिंदी साहित्य और मलयालम साहित्य के माने प्रतिभा संपन्न लेखकों ने और उसको शब्दबद्ध किया है। तो मैं जानता हूं कि मलयालम के अंबिका सुधन मांगाड़, पी वत्सला, अशोकन चेरुविल, पी सुरेंद्रन, शिहाबुद्दीन पोइतंकड़वु जैसे शीर्षस्थ कथाकार इस समस्या को हमारे सामने रखते हैं। कल्पनाशील कवि, काल्पनिक कवि के अलावा पी कुंजरामन नायर, वैलो पिल्ली, ONV कुरुप, सच्चिदानंदन, अय्यप्पा पणिकर, सुगत कुमारी, विष्णु नारायण नंबूदरी, कडम्मनिट्टा, डी विनयचंद्रन जैसे एक लंबी कवि परंपरा हमारे पास है और जिन्होंने प्रकृति के विभिन्न हाव भावों को, प्रकृति के साथ मनुष्य का जो संबंध है, प्रकृति के साथ का मनुष्य का जो भावपरक संबंध है और उसको काव्यबद्ध करने का प्रयास किया। वैचारिक आधार प्रदान करने में
जी मधुसूदनन, MP वीरेंद्र कुमार, TP सुकुमारन, NM पियर्सन, आशा मेनन, सेबास्टियन भट्टमट्टम, M अच्युतन जैसे वैचारिक भी इस पर्यावरणीय दर्शन से संबंधित विभिन्न आयामों से हमारा परिचय जरूर करवाया है। हिंदी साहित्य की भी लंबी परंपरा है, समृद्ध परंपरा रही है और उसके मुकुट उदाहरण कोई दूसरे नहीं। हमारे साथ उद्घाटन भाषण के लिए हमारे बीच उपस्थित उदय प्रकाश जी ही है और इस परंपरा को और मजबूत कराने में ज्ञानेन्द्रपति, एकांत श्रीवास्तव, शंभू बातल, अरुण कमल, लीलाधर मंडलोई, केदारनाथ सिंह, नीलेश रघुवंशी, पूनम अग्रवाल, निर्मला पुतुल जैसे कविगण हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। इनके अलावा रणेंद्र, राकेश कुमार सिंह, संजीव, गीताश्री, नमिता सिंह, नासरा शर्मा, प्रभात रंजन, राजू शर्मा जैसे कथाकार भी किसी भी हालत में पीछे नहीं है। बदलते प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को लेकर उन लोगों ने अपनी लेखनी चलाई है और अब भी वे चला रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, उर्मिलेश, अभय कुमार दुबे जैसे विचारक पूंजीवाद के प्रकोप के माध्यम से जिस प्रकार प्रकृति और मनुष्य के बीच का संबंध दुष्ट होता चला जाता है और उसके विभिन्न आयामों से हमसे मुखातिब कराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सुंदरलाल बहुगुणा और वंदना शिवा और क्रिस विलियम्स, जॉन बेलामी फोस्टर, लॉरेंस रूवेल जैसे विचारक हमारे लिए दीपक की भांति आगे खड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि 5 दिवसीय इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरणीय दर्शन और हरित साहित्य के विभिन्न कोणों पर हमारे विभिन्न विशेषज्ञ व्याख्यान देने वाले हैं। तो मैं नाम फिर से रटने की कोई जरूरत नहीं है। तकरीबन 14-15 विशेषज्ञ हमारे बीच में उपस्थित होंगे और इसके संबंध में व्याख्यान जरूर देंगे। मैं आशा करता हूं कि ये जो संकाय संवर्धन कार्यक्रम है आपकी उपस्थिति और आपकी सक्रिय भागीदारी की वजह से जरूर संपन्न होगी और समृद्ध होगी। आशा करते हैं कि ठीक समय पर आप सभी लोग जुड़ जाएं। अनुरोध है कि जितने सारे मुद्दे यहाँ उठ जाएंगे और उनको लेकर गंभीर परिचर्चा करें। अध्यक्ष की हैसियत से मैं ज्यादा बोलना इस समय अनुचित मानता हूँ, क्योंकि क्षेमेंद्र ने हमें सिखा दिया है औचित्याद्र नाद्य रसभंग के कारण, वो रसभंग का कारण हो सकता है। हम उदय प्रकाश की वाणी को सुनने के लिए माने सभी लोग उतावले होकर बैठे हुए हैं, तो माने सभी लोग तैयार होकर खड़े बैठे हुए हैं। मैं सादर सम्मान के साथ समकालीन शीर्षस्थ कवि की वाणी से शीर्षस्थ वाणी से कवि हमें संबोधित करेंगे और आपसे आग्रह करता हूँ सूर्य प्रकाश जी आप हमें अपनी वाणी से समर्थ करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हिंदी के समकालीन विख्यात कवि उदय प्रकाश जी हमारे इस संकाय संवर्धन कार्यक्रम के उद्घाटक हैं। उदय प्रकाश जी, आपसे सविनय निवेदन है कि इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें और अपना विचार प्रकट करें। मुझे सचमुच गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा अफसोस भी है कि मैंने प्रभाकरन जी को बताया था कि जैसी आपाधापी रहती है तब भी मैं लगातार निरंतर आपके इस ग्रीन लिटरेचर, ये जो हरित साहित्य का जो अभियान है उसमें लगातार सम्मिलित होता रहूंगा, बीच बीच में आता रहूंगा, लौटता रहूंगा। और खुशी यह है, बहुत बड़ी खुशी है कि यह केरल से हो रहा है और मलयालम और हिंदी के बीच ये संवाद के साथ इतनी बड़ी चिंता जो आज हमारी सभ्यता की बुनियादी चिंता बन गई है, ये उसके बारे में हो रहा है। तो मुझे कई बार लगता है, मैं बहुत जाता रहा हूँ केरल में, बता रहा था प्रभाकरन जी को कि अभी से नहीं 90 के दशक से जब एक कृषि मंत्रालय के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहा था, बहुत इंटीरियर में घूमा, इडकी, पेरियार, काफी कोने कोने केरल के घूमे हुए हैं, तो बहुत परिचित रहा हूँ। यह कहना चाहता हूँ कि यह फिर से यह श्रेय केरल को जाता है। बहुत पहले याद होगा कि 1950-60 के दशक में यूरोप से भी पहले
एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई यहाँ पर समाजवादी सरकार पहली बार आई थी, दुनिया में कहीं नहीं आई थी। केरल पहला क्षेत्र था, यहाँ ही आया। और इन दिनों मैं जहाँ हूँ मध्य प्रदेश के जिस कोने में, एक उपन्यास है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है इन दिनों, आदि विद्रोही, और वह शंकराचार्य पर है, और वह भी केरल से था। और तीसरा शिक्षा, लिटरेसी, केरल पहला मॉडल, इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, वह भी केरल। और कहीं ना कहीं जब हरित क्रांति हो रही थी और देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था टेक्नोलॉजिकल, उस समय दो मॉडल हमारे सामने हुआ करते थे। एक उत्तर भारत में था, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर भारत, और दूसरा निस्संदेह केरल था। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस ऐतिहासिक मौके पर आपने मुझे जैसे एक अदना से लेखक को यह सम्मान दिया कि मैं इस सत्र का उद्घाटन करूं। इसमें बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, विस्तार से बताएंगे, मैं सुनना भी चाहूंगा और आता रहूंगा। लेकिन कुछ बातें मैं जरूर रखना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। मेरे पास समय, आप लोगों के भी समय का ध्यान है, मुझे बहुत कम बीच में फिर बोलूंगा। एक तो यह कि आधुनिकता के पहले, आधुनिकता बहुत अच्छा शब्द लगता है, लेकिन इसके पहले अगर हम देखें तो प्रकृति शायद मनुष्य के जीवन से बहुत गहराई से, निकटता से जुड़ी हुई थी। और औद्योगिकीकरण की शुरुआत के साथ ही जो मुठभेड़ की एक दिशा तय हुई, प्रकृति को पराजित करना है, यह युद्ध प्रकृति के विरुद्ध, यह हमें आज कहां तक ले आया। अभी कह रहे थे प्रभाकरन जी, हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जलचर, थलचर, छोटे बड़े, वो सब एक श्रृंखला में हैं और वो जुड़े हुए हैं। एक साइकिल है, पूरी जैविक साइकिल। और यह ना सोचें कि एक मधुमक्खी मरेगी और हम बचे रहेंगे, एक तितली खत्म होगी या एक चींटी खत्म होगी और हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। तो अमरता का यह अभियान सिर्फ अपने लिए नहीं है, मनुष्य के लिए नहीं है, अन्य प्रजातियों के लिए भी है। अभी मैं देख रहा था कि 1.5% डिग्री, 1.5 डिग्री सेल्सियस, अगर इतना तापमान जो होता जा रहा है, स्टॉकहोम से लेकर के अभी तक लगातार इसी पर चिंताएं होती रही। इसमें ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का सतह का बढ़ना, जलप्लावन, बाढ़, फिर लगातार फैलती हुई आग, अमेज़न की आग जली, फिर खुदाई, माइनिंग, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ रही हैं। चेतना की चेतावनी कहते हैं, चेतावनी दी जा रही है कि बहुत सारे लेयर्स ऐसे हैं इस पृथ्वी के भीतर, धरती के भीतर, जो अभी प्रसुप्तावस्था में है, इनर्ट स्टेज में है, कहीं हमको जगा न दें। हो सकता है जब कोविड आया, कोरोना आया, वो बहुत लंबे समय से कहीं इनर्ट पड़ा हुआ कोई वायरस या जो भी है वह सामने आया। तो ऐसे समय में साहित्य तभी बचेगा जब हम बचेंगे। और साहित्य कुछ भूमिका निभा सकता है, लेकिन समूची भूमिका नहीं निभा सकता। कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन के रूप में, एक अभियान के रूप में और विश्व स्तर पर इस दिशा में काम करना होगा। केरल से यह शुरुआत हुई। मुझे याद है 1990 के आसपास, जब यहाँ रेन फॉरेस्ट बचाया गया था और बहुत बड़ा आंदोलन, काटा जा रहा था, खत्म किया जा रहा था रेन फॉरेस्ट को। मेरे पास इतने सारे उसके विजुअल्स हैं, और केरल के लोगों ने उसको बचाया। नीलगिरी, फिर पेरियार का पूरा घना जंगल, यहाँ रहने वाले बड़ा जंगली हाथी, टाइगर, और मैं तो रहा हूँ वहाँ उनके रिमोट एरिया में, डाक बंगलों में, बहुत पहले जब युवा था। तो हम लोग बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं, इस मेरे जैसे लोग बहुत उम्मीद से, बहुत आशा के साथ इस पूरे आयोजन को देख रहे हैं। सुनेंगे और रिकॉर्डिंग होगी, तो बहुमूल्य, शायद शुरुआती एक बड़ा दस्तावेज होगा यह। और इसके लिए मैं आपके हिंदी विभाग को सचमुच सच्चे मन से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और एक अंतिम बात यही कहना चाहता हूं, बहुत हर साहित्यकार और हर लेखक जानता है कि टी.एस. इलियट की बात थी
कहा जाता है ना कि टी.एस. एलियट ने कभी कहा था कि जो विकास हुआ है वो इस रूप में हुआ है कि विजडम को साइंस ने रिप्लेस किया नॉलेज से, और नॉलेज को इंफॉर्मेशन ने रिप्लेस किया सूचना क्रांति से। तो हम लोग सूचनाओं के युग में हैं। हम सूचनाएं तो हैं हमारे पास, इतने प्रतिशत लोग मर गए, इतने प्रतिशत जैविकी समाप्त हो गई, इतने पेंगुइन नहीं रहे, इतने टर्टवाइज नहीं रहे, इतने सारे प्राणी नहीं रहे, ये सूचनाएं तो हैं। लेकिन हमें विजडम की ओर लौटना पड़ेगा, उस समय की ओर जब लोक कथाओं में, आदिवासी साहित्य में, हमारे प्राचीन संगम साहित्य से लेकर के संस्कृत और अपभ्रंश और जनपदीय साहित्य में, बोलियों में जो षड्ऋतु वर्णन होते थे, जो निकटता थी ऋग्वेद से लेकर के आरण्यक और तमाम जगहों पर, हम उस ओर लौटें और हम जाने कि अगर एक मधुमक्खी कहीं से उड़ती है, एक मुझे याद आ रही है, एक कविता मेरे सामने खुली हुई है, ये एक आदिवासी कविता है। कुएं के पास पानी पीकर गर्मियों में मधुमक्खियों के उड़ने की ऊंचाई देखकर मेरे गांव के बच्चे पता लगा लेते हैं कहाँ और कितनी दूरी पर मिलेगा मधु का छत्ता, और वहां कितना है मधु। घाघ भड्री, बहुत सारे। तो हम उस विजडम की ओर लौटें जो परंपराओं ने, हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है। और जैसे यूरोप ने 17वीं 18वीं शताब्दियों में अपने सारे पर्यावरण को नष्ट करने के बाद उसे फिर से बनाने की कोशिश की, हम फिर कोशिश करें कि हम जंगल बनाएं फिर से, हम नदियां बनाएं फिर से, हम तालाब बनाएं फिर से, हम कुएं बनाएं फिर से। और याद होगा कि जल अभियांत्रिकी, वाटर इंजीनियरिंग की शुरुआत भी दक्षिण से ही हुई थी। एनीकट सिस्टम पूरा यहीं आया था। कर्नाटक झीलों का देश था, केरल तालाबों का देश था। यह सब फिर से वापस हो, और हम उसी दिशा की ओर देख रहे हैं। और साहित्य अगर थोड़ा बहुत इसमें मदद कर सकता है, मलयाली साहित्य, मलयालम का, तेलुगु का, तमिल का और हिंदी का, और हिंदी की तमाम सारी भाषाएं जो हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं। खड़ी बोली अभी बहुत नई है, बहुत ही नई है, और संभवतः प्रकृति का उसमें आना शेष है। हम उदाहरण दे सकते हैं कामायनी का, छायावाद का, लेकिन यह अपर्याप्त है। नए सिरे से उसे प्रकृति के करीब जाना होगा, और इसके लिए उसे अन्य भारतीय भाषाओं और स्वयं अपने ही क्षेत्र की जनपदीय जो भाषाएं हैं, जो बड़ी भाषाएं हैं, जो हिंदी से भी, खड़ी बोली से भी बड़ी भाषाएं हैं, उनकी ओर उनको जाना होगा, उनसे जुड़ना होगा, और यह इंक्लूसिवनेस ये अपनाना होगा। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और एक बदलाव लाए, और फिर से नदियों में पानी हो, हमारे साहित्य में फिर से चिड़ियां लौटें, प्रकृति लौटे, फिर से षड्ऋतु वर्णन हो, और तीज त्योहार जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं उनका साहित्य में आगमन हो, और हम फिर मिलजुल करके कह सकें कि हम एक ऐसी भाषा में लिख रहे हैं और सोच रहे हैं और बोल रहे हैं जो भाषा प्रकृति से, इस पृथ्वी से जुड़ी हुई है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। इस कार्यक्रम में आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच कोचिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र की आचार्य उषा के अरविंद जी मौजूद है। उनसे अनुरोध है कि अपने चंद शब्दों की शोभा बढ़ाए। Respected Chair Prabhakaran sir, well-known poet Uday Prakash ji, Professor Gopalakrishnan sir, Dr. Anish, Dr. Pranida, respected teachers, my dear colleagues and participants. Very good morning. First of all, I beg your pardon for not speaking in Hindi. I wish I could, but I'm very sorry. On the outset, I thank the organizers. I'm audible, no? Am I audible? Yes, madam. Yes. Yeah, for the invitation to be part of this program.
The subject is very interesting to me, being a teacher and a researcher in the area of environmental science. It's very important to me. Well, I'm not an expert in green literature, but I frequently encounter with the subject one way or the other. What I understand is green literature is that any literature which promotes, preserve or conserve or protect the nature. Now, in this context, this field is very vast and it must be very rich. It is thus highlighted that the green literature not only gives a message for the preservation of nature, but it can also be utilized in the world of education. For example, an appreciation of geography or environmental education learning. In this connection, eco-literature includes the whole range of literacy work, including fiction, poetry, and criticism that lay stress on ecological issues. Now, it was pointed out in the welcome speech regarding the book Silent Spring, which was published in 1962. It was widely read by the general public and became a New York Times bestseller at that time. It's a non-fiction book written by Rachel Carson, which became one of the most influential books in the modern environmental movement. It's a descriptive scientific work and a great work of literature. It's also an accusation. She uses the word evil 10 times, the word sinister 6 times, the word suffer 35 times, and permutations on the word death, including dead, deadly, die, died, dying, a total of 213 times. What she says, the very first sentence, there was once a town in the heart of America where all life seemed to live in harmony with its surroundings. Now, this book arguably sparked the modern environmental movement as we know it. She was a naturalist and science writer whose early work focused on oceanographic conservation. You may also remember that the book sparked tremendous public awareness, which ultimately led to the ban of DDT around 1972 in USA and later all over the world. It is not read like a textbook. It begins with a fable and is filled with lyricism and passion throughout. Carson accomplished the feat of raising a public outcry against DDT, not just with a research on its deleterious effects, but with the descriptive imagery, strong rhetoric, and poetic language that lift Silent Spring into the realm of other great works of American literature. I just highlighted this since I'm very familiar with the content of the book. There are many such literature which drag the public and governmental attention on several environmental issues, including the latest, climate change. In general, the subject of discussion today is so important that society can only be empowered with such literature. I'm not taking much of your time. But to wish the program all the very best. Dhanyavad. धन्यवाद जी।
आगे आशीर्वचन देने के लिए हिंदी विभाग गुजरात के अलुमिनी के सचिव प्रोफेसर वीजी गोपाल कृष्णन जी उपस्थित हैं। सर जी, आपसे निवेदन है कि अपने वचनों से हमें धन्य बनाइए। नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हिंदी के प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ रचनाकार देव प्रकाश जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रिय मित्र प्रभाकरन और विभाग अध्यक्षा अजिता, प्रणीता और इसमें भाग लेने वाले सारे छात्रों, अध्यापकों, सभी को नमस्कार। आज तो कुसाट हिंदी विभाग की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप सब जानते हैं विषय का महत्व क्या है, और जिन लोगों ने इस विषय के बारे में बताया, इससे तो सबको पता होगा कि कितना महत्व रखता है हरित साहित्य। और साहित्य अकेले होने वाला एक उत्पन्न नहीं है। मनुष्य जिस वातावरण में जी रहा है, पल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसका एक परिच्छेद के रूप में साहित्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। और हम जानते हैं कि दुनिया में भी सबसे चिंता का विषय है आजकल पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। और पारिस्थितिकी क्षेत्र में जितना परिवर्तन हो रहा है, जितने खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, वो पूरे मानव राशि की ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति को भी खतरे में डालने वाली है। और आजकल हम जानते हैं मौसम में होने वाले परिवर्तन पर जितनी चर्चाएं हो रही हैं, केरल में भी देख लीजिए, असम में आने वाली बारिश से या बारिश ना हो जाना और बड़ी गर्मी हो जाना और सूखा हो जाना वगैरह वगैरह, कब क्या हो रहा है ये पता नहीं है। मुझे लगता है कि पिछले 15-20 सालों में मौसम में जो परिवर्तन हो गया है, शायद उसका चपेट भारत केरल में सबसे ज़्यादा हो रहा है। और आजकल आंध्रा से खबर आ रही है, और मुझे लगता है कि एक आधे राज्यों की बात नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये स्थिति है। इसी कारण से विभिन्न देशों के जो शासक हैं वे एक साथ बैठकर निरंतर चर्चा करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय बन गया है पारिस्थितिकी और उससे उत्पन्न विषय। और स्वाभाविक रूप से, और यह सब देखने वाले, समझने वाले, उसमें जीने वाले साहित्यकार भी इनसे अलग नहीं हो सकते। वे भी इन स्थितियों से बहुत चिंतित हैं और इनसे मुक्त होने का मार्ग क्या है, इसमें भी अपने विचार, अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हरित साहित्य का विषय एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। और हम जानते हैं कि भारतीय साहित्य को ले लें तो शायद इस विषय में सबसे आगे रहने वाली जो दो भाषाएं हैं, हिंदी और मलयालम, दोनों भाषाओं के साहित्य भी, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और सैद्धांतिक पुस्तकें भी निकले हैं और मौलिक साहित्यिक रचनाएं भी हुई हैं। और इस संदर्भ में इसी कारण से इस प्रकार का एक आयोजन कुसाट के हिंदी विभाग की ओर से हो रहा है और ये उल्लेखनीय है। और उसके नेतृत्व देने वाले प्रभाकरन और विभाग के अन्य अध्यापकों को विशेष रूप से आशीर्वचन देना चाहता हूँ। और आगे मुझे लगता है कि इन समस्याओं को, खासकर एक मुख्य मुद्दा यह है कि विकास चाहिए या हमारी पारिस्थितिकी को बनाए रखना चाहिए। यह संघर्ष बहुत सालों से हमारे देश में, खासकर भूमंडलीकरण के आगमन के साथ ही विकास को इतना महत्व दिया गया कि पारिस्थितिकी को, पर्यावरण को दरकिनार किया गया था और अब इसका परिणाम हम भोग रहे हैं। और इस संदर्भ में साहित्य भी इसकी ओर अपना ध्यान दे रहा है। और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में यहाँ जितने विद्वज्जन अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और इस आधार पर ये आयोजन भी बहुत सफल बन जाएगा
उसके लिए हिंदी विभाग के जो अलुमनी हैं और अलुमनी की ओर से सब प्रकार के आशीर्वचन देता हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद जी। औपचारिक धन्यवाद अदा करने के लिए हमारे विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अनीश जी हमसे जुड़े हुए हैं। अत्यंत प्रियता के साथ सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु उनसे विनती करते हैं। विभाग की अध्यक्षा अजिता जी, हिंदी के लोकप्रिय साहित्यकार उदय प्रकाश जी, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के निदेशक डॉक्टर उषा जी, हिंदी अलुमनी के सचिव डॉक्टर वीजी गोपालकृष्णन जी, एफडीपी के संचालक डॉक्टर प्रभाकरन हेब्बार इल्लत्ती जी, हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक गणों, प्रिय प्रतिभागी मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। अटल एफडीपी योजना हमारे लिए एक नई शुरुआत है। इसका उद्घाटन यहाँ संपन्न हुआ। हिंदी के मशहूर साहित्यकार उदय प्रकाश ने उद्घाटन किया। सर ने कहा कि साहित्य को एक अभियान के रूप धारण करना है। साथ ही सर की दृष्टि में साहित्य में प्रकृति का आना स्वाभाविक है। साथ में विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, ऑनलाइन में मौजूद सभी प्रतिभागियों की तरफ से धन्यवाद अदा करता। इस सत्र में डॉक्टर उषा जी और डॉक्टर वीजी गोपालकृष्णन जी ने आशीर्वचन दिया। आप दोनों को एक साथ में धन्यवाद देता हूँ। हिंदी विभाग की अध्यक्षा अजिता जी, विभाग के अन्य अध्यापक बंधुओं, एमरिटस प्रोफेसर डॉक्टर आर शशिधरन जी, ऑनलाइन में मौजूद सभी हिंदी प्रेमी मित्रों, आप सबको हृदय की भाषा में साधुवाद। सबको नमस्कार। मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। इसके साथ ही उद्घाटन सत्र यहाँ संपन्न हो चुका है। सबको एक बार फिर धन्यवाद।